शुक्रिया। मैं जस्ट 2 मिनट पहले आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोग को जो असाइनमेंट दिया गया, क्या आप लोगों ने किया? मैसेज करो। वेरी गुड। तो असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन ऐसा आया साहिल, जहाँ पे डाउट आया? कहीं कोई डिफिकल्टी आई? नहीं ना? ओके स्वयं, गुड, वेरी गुड। हनी ने किया, ओके। बाकी किसी को कहीं कुछ अगर डिफिकल्टी आई हो तो मैसेज करो, अदरवाइज फिर हम लोग it was but it was clear by my okay okay सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट किया। ऐश्वर्या, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिन्होंने कर लिया स्वीकार। अरे वाह, यहां से, राइट? जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अंगन मांगा नहीं करते। सुलगना मतलब जलना, ठीक है? जो अंदर से एक तपिश, एक जो जलन है, ठीक है? चाहे वो गुस्से की हो, या किसी चीज को ना पाने की हो, या किसी चीज को प्राप्त करने की हो, हमारे अंदर एक जो तड़प होती है, उसी के लिए यहाँ पर कवि ने सुलगने का शब्द यूज किया है, ठीक है? तो कवि क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने कर लिया स्वीकार। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो लोग मुझे गलत सोचेंगे, गलत मानेंगे, ये गलत है, देखो इसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, कवि कहते हैं कि जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, वही अपने जीवन में पश्चाताप कर लेते हैं। पश्चाताप मतलब गलती का पछतावा होना, कि हाँ मेरे से गलती हो गई। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी गलती ही नहीं करता है जीवन में, उसकी लाइफ में एरर मिस्टेक है, कोई गलती है ही नहीं, तो वो इंसान हो ही नहीं सकता है, वो भगवान है। और जो गलती करता है, गलती पे गलती करता है, गलती पे गलती करते जाता है, और कभी कुछ किसी चीज से सीखता ही नहीं है, वो भी इंसान नहीं हो सकता है, तो भगवान भी नहीं हो सकता है। वो है शैतान, जो सिर्फ गलती करना जानता है। लेकिन एक जो गॉड गिफ्टेड नेचर है, इंसान के अंदर है, वो ईश्वर ने हमें दिया है। क्या? कि अगर आपसे जीवन में गलती होती है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, सुधार कर लो, और जीवन में आगे बढ़ जाओ, दोबारा वो गलती मत करना। तो ये काम इंसान का है। ये नेचर न शैतान में है और न भगवान में है, कि हम गलती करें और अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ जाएं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, पश्चाताप में जलकर, पश्चाताप की आग में जलकर उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। हाँ मेरे से गलती हो गई, अब मुझे ना अभी जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करना, दोबारा मैं इस गलती को कभी रिपीट नहीं करूंगा, बट मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। सुलगते आप बाहर से,
आप बाहर से सुलग रहे हो, मतलब आप उस पछतावे की आग में जल रहे हो, तो फिर अगन मांगा नहीं करते। आपको किसी आग में जलाने की जरूरत नहीं, मतलब आपको सजा देने की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को जिसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया हो, जो खुद ही पछतावे की आग में जल रहा हो। उसे किसी भी प्रकार से सजा देने का कोई हक नहीं बनता है। समझा? सबको समझा? कुछ डाउट लग रहा है इसमें? चलो फटाफट भावार्थ देख लो। अरे वाह, क्या बात है पूर्णिमा। अगर मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइन है, मैं जरूर नोट करके रखूंगा। वेरी नाइस। देखो भावार्थ में भी यही कह रहे हैं। प्रस्तुत गजल में कवि कहते हैं, जिन लोगों ने अपने आप को पश्चाताप की आग में जलना स्वीकार कर लिया है, उन्हें कैसे कोई रोक सकता है? ऐसे लोग पश्चाताप की अग्नि में अंदर से सुलगते रहते हैं, वे बाहर से अग्नि की मांग नहीं करते हैं। पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? ये कविता का दूसरा भाग है। हमने कविता का पहला भाग पूरा किया, अब ये कविता का दूसरा भाग है। और दूसरे भाग में कवि कहते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। अब यहाँ पे आप हर एक, जो एक एक स्टैंजा दिए गए हैं कविता की, दो दो लाइनें दी गई हैं, उनमें आप एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव सोच पाएंगे सीखने के लिए। कवि कहते हैं कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है, मतलब समझ रहे हैं इसका? जिसकी ऊंची उड़ान होती है मतलब जो जीवन में कुछ बड़ा, कुछ बेहतर, कुछ महान, कुछ यूनिक, कुछ ग्रेट करना चाहते हैं, बिल्कुल अलग, लोगों से अलग, तो वो सबसे अलग करने की सोचते हैं। ऐसा सोच के नहीं करते हैं कि मुझे सबसे अलग करना है, मुझे सबसे बेहतर करना है, नहीं। उनके अंदर किसी ना किसी काम को लेकर एक जुनून होगा, एक सनक होगी, एक लगन होगी, वो लगातार उस काम को करेंगे। अभी आप देखो कि आपके साथ में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की आदत कैसी होती है कि वो बिल्कुल लोगों से अलग, कुछ बच्चे होते हैं खुद थोड़ी देर पढ़ते हैं, थक जाते हैं, हाँ ठीक है बहुत बोर हो रहा है बाद में पढ़ेंगे। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी लगन होती है कि वो दिन भर किताब लेके बैठे रहते हैं फिर भी बोर नहीं होते हैं। बाकी उनको टीवी देखना बोरिंग लगता है, बाकी अदर एक्टिविटी उनको बोरिंग लगती है, सिर्फ पढ़ाई अच्छी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? शायद उनके दिमाग में कुछ अलग करने की सोच है, तो वो अपने में ही लगे रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर ऊंचे उड़ने की सोच होती है, मतलब ऊंचाई पर महानता को हासिल करने की सोच होती है ना, उसकी जिंदगी कैसी होती है? बोले उसको भारी थकान होती है। भारी मतलब ज्यादा थकान होती है। क्यों थकान होती है? क्योंकि वे कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, वो प्रयत्नशील होते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, वो रुकना नहीं जानते, वो थकना नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल पानी होती है। और इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो जो सपने हमें सोने नहीं देते कि नहीं मुझे वो हासिल करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे वो बनना है, तो उसके लिए
हमें नींद नहीं आती, हमको रात में भी वही चीज, वही ख्याल आता है कि नहीं, मुझे ये मेरी मंजिल है और ये मंजिल मुझे प्राप्त करनी है। उसके लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, दिन छोटा पड़ जाता है, रात छोटी पड़ जाती है और हमारी मेहनतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब मेहनत बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी, जज्बा बढ़ेगा, तो आपकी थकान बेशक बढ़ेगी। तभी हम उस महानता को हासिल कर पाते हैं। कोई डाउट? थकान, थकावट मैंने बताया आपको। भावार्थ देखिए इसका। प्रस्तुत गजल में कवि कहते हैं, जिसकी उड़ान ऊंची होती है, यानी जिसके हौसले बुलंद होते हैं, उसको थकान भी बहुत आती है। अर्थात जो जितना अधिक परिश्रम करता है, वह उतना ही थक भी जाता है। तो अच्छी बात क्या है इसमें? थकना बड़ी बात है या परिश्रम करना बड़ी बात है? फटाफट मुझे मैसेज करके बताओ, थकना बड़ी बात है? अरे हाथ क्यों उठाते हो? मैसेज कर देने का, मैं तो मैसेज आपका देख रहा हूं ना। डन। भावार्थ हो गया इसका? यस, भावार्थ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, आगे बढ़ने के पहले परिश्रम, ओके। एक सेकेंड। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसको भारी थकान होती है। ठीक है, इसका भावार्थ देखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता कम, बोलता कम, जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। कितनी अच्छी बात कही है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हर एक चीज को बड़े गौर से देखते हैं। तो उन्हें देखकर क्या लगता है कि ये आदमी भले नहीं बोलता है, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। ऐसा लगता है ना? फिल्मों में कहा जाता है, एक नायक हैं, एक हीरो हैं, अजय देवगन। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो कम डायलॉग बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत ज्यादा बोल देती हैं। है ना? सुना होगा आप लोगों ने। ठीक यही चीज उनके लिए भी होता है, जो हर एक चीज का ऑब्जर्वेशन बहुत डीप में जाके करते हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन हर एक चीज को सुनते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से उसको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज को बोलकर उस बात को हल्का नहीं करते हैं, कमजोर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की आंखें सब कुछ बोल देती हैं, उनकी आंखें ही जुबान होती हैं, बोली होती हैं, उनकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। एनी डाउट? जो व्यक्ति कम बोलता है पर आंखों से अधिक देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आंखें ही उसकी जुबान होती है। वह अपने मन के सारे भाव, भाव मतलब भावना, जुबान की अपेक्षा आंखों से ही व्यक्त करना जानता है। क्योंकि शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मुंह से जो बातें निकल जाती हैं, उनको फिर से वापस लाना बहुत कठिन होता है या नामुमकिन होता है। इसीलिए आंखों से ही बता देना एक अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है और एक बहुत बड़ी कला है।
डन, आगे बढ़े। क्या हुआ ऐश्वर्या? व्हाट? नो, लिखा नहीं क्या आपने? ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगली लाइन ये आपके लिए है। आपके लिए मतलब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात कही गई है कि बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। देखो, स्टूडेंट्स लाइफ में ना हमेशा ना बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे, हाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सहारा ढूंढते हैं। हम दोस्त बहुत बनाते हैं, और कभी भी कोई भी अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हम दोस्तों को याद करते हैं। हमारे आसपास भीड़ रहना चाहिए, हमारे अपने लोग रहने चाहिए, हमारे चाहने वाले होने चाहिए, हमारे लिए मर मिटने वाले होने चाहिए, हमारी मदद करने वाले होने चाहिए। लेकिन कवि कहते हैं, माफ करना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये खाली सपने हैं। कहते हैं बस हथेली ही हमारी, हथेली मतलब हाथ, हमारे हाथ जो है ना, वो हमारी हमको, हमारे हाथ हमको धूप में मतलब मुश्किल वक्त में साइबान होते हैं। साइबान का मतलब शेड, छाया। जब आप धूप में चल रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है, तो ये जो आपके हाथ है दोनों ना, उन दोनों हाथों से ही आप अपने सिर पर रखकर छाया कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि हर इंसान, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, हर इंसान अपनी मदद खुद करता है। और जो इंसान दूसरों के भरोसे रहता है, उसी के जीवन में सुख कम, दुख ज्यादा आता है। अगर आपको दुख से बचना है, तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो अपने पैरों पे खड़े होने का अर्थ है जिम्मेदार हो जाए, अपना हर एक काम खुद से करने लगे, किसी के भरोसे न रहे, माँ बाप के भी भरोसे न रहे। तो इसी चीज के लिए कितने, देखो छोटी सी दो लाइन में कवि ने बता दिया कि बस हथेली ही हमारी, बस ये समझ लो कि हमारे हाथ ही हमको धूप में छाया दे सकते हैं, अर्थात मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकते हैं। और मुश्किल वक्त में जो अपनी मदद खुद करता है, वही जीवन में सफल होता है। उसके अलावा और दूसरा कोई सफल नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा था, कविराय में भी पढ़ा था, है ना, कि मुश्किल वक्त में ही लोग साथ छोड़ जाते हैं, है ना। इसके लिए कभी भी दोस्ती करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, किसी से मदद की उम्मीद मत रखो, अपनी मदद खुद करो। क्लियर, समझ में आया? ये देखिए, साइबन मतलब छाया देने वाला, इसका भावार्थ आपके सामने है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे अपने जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सिवाय अपने। हाँ, जैसे कि व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर उसकी हथेली मतलब उसके हाथ उसके लिए धूप में छाया देने का कार्य करते हैं, उसी तरह इंसान को अपने हाथ पैर अर्थात अपने ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। क्लियर? एनी डाउट? समझा सबको? ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, और आगे कहते हैं एक बहरे को एक गूंगा दे। ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी चीज है। कहते हैं एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। सोचो,
कहते हैं कि एक बहरा आदमी जिसको कान से सुनाई नहीं देता है उसे बहरा कहते हैं। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी। गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता है। एक बहरे आदमी को एक गूंगा आदमी जिंदगी दे, वो बयान होती है। बयान होने का मतलब समझते हैं? बयान होती है मतलब वर्णन होती है। अच्छा आप बताओ कि जो आदमी बहरा है, जो सुन नहीं सकता है, एक गूंगा आदमी उसकी मदद कर सकता है? कर सकता है क्या? फिर हाथ उठाए। हद है यार। मैं पूछता हूं, मैसेज करो तो तकलीफ होती है। अब मैं किसी का को अनम्यूट करूं तो फिर आप बोलना स्टार्ट करोगे। मैसेज कर देने का। मैसेज तो आपका देख रहा हूं ना। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी, वो बयान होती है। मतलब कि एक बहरा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है, उसको एक गूंगा व्यक्ति मदद करे, ऐसा लगता है। इस जिंदगी में जो है ना, आपको मदद करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए कवि ने कहा कि जिंदगी में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मददगार बनो। क्योंकि जो बहरा है वो देख तो सकता है, और जो गूंगा है वो बहरे की मदद इशारों से तो कर सकता है। अंधा तो नहीं है ना वो। भले बोल बोल के वो बोल नहीं सकता, लेकिन इशारों से उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए एक दूसरे के काम तो आओ, कोशिश करो मदद करने की। आप कितना उसके लिए कर सकते हो ये जरूरी नहीं है, आप मदद करते हो ये बहुत जरूरी है। इससे व्यक्ति का जीवन सफर सुकून से कटता है। अगर हम एक दूसरे को मदद करेंगे तो, क्योंकि यही मानवता है, यही इंसानियत है, तो जीवन का सफर सुकून से कटता है। जैसे कि एक बहरे व्यक्ति को एक गूंगे का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। मतलब कि एक दूसरे के लिए मददगार हम बन गए। आप मुसीबत में हैं और उसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आप मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, और आपको कोई छोटी सी भी मदद कर देता है उस समय, तो आपके लिए एक बड़ी उम्मीद जग जाती है। इससे दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कटती है, अगर हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं तो। क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे। तीर जाता है दूर तक उसका। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। अब आपने धनुष चलाते हुए किसी को देखा होगा, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे रियल में देखा हो, चाहे शिकारी को देखा हो, चाहे रामायण महाभारत में आपने देखा हो कि जो तीर होता है, एरो जो होता है, उसको हम धनुष पे रखते हैं, और फिर कमान को, जो उसकी डोर होती है, जिसको हिंदी में प्रत्यंचा भी कहते हैं, ठीक है, तो प्रत्यंचे को खींचते हैं। जितना ताकत लगा के पीछे खींचते हैं, वो तीर उतना दूर तक जाता है, जितना तेज उसको खींचेंगे। कान तक मतलब कान, क्योंकि शोल्डर से ही पावर लगता है ना पूरा। अगर हम कान पकड़ खींचते हैं तो कान से ज्यादा हम खींच नहीं सकते उसको, इतना ज्यादा। तो वो तीर बहुत दूर तक जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, कवि कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में बहुत दूर तक जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सफल होता है, जो प्रयास को पूरा करता है, एकदम अपनी जान लगा देता है। अगर आप पूरी तरह से 100% प्रयास करने को तैयार नहीं है, तो आपको सफलता भी 100% नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपको बहुत दूर तक, मतलब अपने जीवन की सफलता को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, तो आप अपना 100% देना सीखो। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रयास करोगे, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। समझ में आया?
ये देखिए, तीर मतलब पता ही है, बाण। कमान का मतलब होता है धनुष की जो डोर होती है उसको कमान कहते हैं, ठीक है। ये लीजिए इसका भावार्थ। जिस व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है, दूर तक सोचने की क्षमता होती है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जैसे कि उसी व्यक्ति का तीर दूर तक जाता है जिसके कानों तक कमान होती है, जिसकी जिसके कानों तक धनुष की कमान खिंची हुई होती है, अर्थात जो पूर्ण प्रयत्नशील होता है। क्लियर? खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। धूपदान पता है ना, जिसमें पूजा में के मंदिर में धूप जलाते हैं। जैसे आरती करने का एक दिया होता है, वैसे धूप का एक दिया होता है। उसमें धूप जलाते हैं और उसको ढक के रख देते हैं। उसमें छोटे-छोटे से होल रहते हैं जिसमें से धुआं निकलता है। तो कवि कहते हैं कि खुशबू देती है। खुशबू मतलब महक, सुगंध। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी। शायर की जिंदगी कैसे खुशबू देती है? उसकी शायरी से, उसकी अच्छाई से। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, 2-2 लाइन की शायरी पढ़ रहे हैं और हर 2 लाइन में एक अच्छी सोच, एक अच्छा मॉरल दिया हुआ है, राइट? तो कवि कहते हैं कि ये जो शायरी है ना, वो जहां पर जाती है, जहां पर लोग उसको पढ़ते हैं, वाह वाह करते हैं, तो उसकी अच्छाई लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन वो शायर की जिंदगी कैसी है? वो धूपदान की तरह है कि धूपदान एक ही जगह रखा होता है, लेकिन वो धूप की खुशबू जो है वो चारों तरफ फैलती है। वो शायर तो हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन उसकी शायरी की अच्छाई, उसकी शायरी की खुशबू चारों तरफ फैलती है। और ये परिणाम है अच्छी सोच का। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके कहने का अंदाज अच्छा है, तो आपकी अच्छाई, आप भले घर में ही रहो, लेकिन आपकी अच्छाई की खुशबू घर से बहुत दूर तक फैलेगी। शायर मतलब शायरी लिखने वाला। और ये रहा आपका भावार्थ। धूप जलता है, जब जलता है तब वह सभी को खुशबू देता है। शायर की जिंदगी भी धूपदान की तरह ही होती है। वह अपनी शायरी से लोगों के जीवन में खुशबू भर देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। डन। तो फाइनली हमने मीत, अगर डोरी को ज्यादा खींचा जाए तो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो डोरी इतनी कमजोर नहीं होती है, ठीक है। और यहां तक कि उसमें धनुष में दोनों किनारे पे डोरी को इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बांधा जाता है कि अगर किसी ने बाण मार के उस डोरी को तोड़ भी दिया तो तुरंत उसको फिर से खींचकर बांध दिया जाता था। इतनी मजबूत होती थी डोर, ठीक है, इतनी कमजोर नहीं रहती थी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? अगला मेरे पिताजी, मेरे पापा जी। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा पाठ है। और मेरे पिताजी, स्क्रीन दिख रहा है? मेरे पिताजी, लेसन नंबर 9। लेखक हरिवंश राय बच्चन। आप जैसा कि जानते होंगे, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और हिंदी साहित्य में इनका एक बहुत ही अप्रतिम योगदान है, बहुत महान योगदान है।
इन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, सबसे ज्यादा मशहूर हैं ये अपनी मधुशाला के लिए। मधुशाला इन्होंने एक कविता लिखी थी, अ, उसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहे और इसके लिए इनको याद किया जाता है। बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। तो मेरे पिताजी पाठ में उन्होंने अपने पिताजी को, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी को याद किया है। और हर बच्चा अपने पिता से अच्छाइयाँ, उनकी जो खास बातें हैं वो कैसे जीवन में सीख सकता है, कैसे हम अपने पिता को जीवन में ऑब्जर्व करते हैं, छोटी-छोटी उनकी अच्छाइयाँ, क्या-क्या हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसे इन्होंने भी अपने पिता को ऑब्जर्व किया और उनके बारे में लिखा। उनकी यादों को दोहराने का प्रयास किया। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। ये घटना जो है वह प्रयाग की है, इलाहाबाद की है। ध्यान से एक-एक शब्दों को समझना, बहुत सारे मीनिंग है तो प्लीज नोट करते चलना, पेंसिल से नोट करते जाओ टेक्स्ट बुक में। पॉइनियर प्रेस में प्रताप की समय पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का नाम था प्रताप श्रीवास्तव। ठीक है, पहले ही लाइन में दे दिया, लेकिन यहां पे सरनेम नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी अपना सरनेम नहीं लिखते थे। ठीक है, उन्होंने अपना सरनेम ही चेंज कर दिया, श्रीवास्तव से उन्होंने बच्चन कर दिया। ठीक है, अभी बच्चन का मतलब क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि मैं जाति और धर्म के खिलाफ हूं, तो मेरी पहचान सिर्फ एक भारतीय की है, ऐसा उनका मानना था। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था और वहीं से अपना उन्होंने नया नामकरण किया, अपना सरनेम चेंज कर दिया। और इसीलिए उन्होंने बहुत सावधानी से पाठ में भी अपने पिता का सरनेम नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या लिखा उन्होंने, पॉइनियर प्रेस, एक प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का नाम है, पॉइनियर प्रेस कंपनी थी और उसमें प्रताप श्रीवास्तव जी काम करते थे। लेकिन उनके काम करने का जो तरीका था, उनका जो व्यवहार था, उनका काम के प्रति जो समर्पण था, लगन थी, उसको बताया यहाँ पे कि प्रताप जो थे वो समय के बहुत पाबंद थे। मतलब टाइम पंक्चुअलिटी जो थी वो उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। समय की बद्धता या समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, ये तो बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ये एक आर्ट है, एक टैलेंट है कि जब हम लिखते हैं तो हम इस बात का प्रयास करें कि हमसे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो, हमारी राइटिंग बहुत ही साफ सुथरी हो। तो ये खासियत उनके पिता प्रताप जी के अंदर थी कि बिल्कुल साफ और सीधा सीधा शुद्ध रूप से लिखते थे। सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, सही तरीके से बिल्कुल साफ साफ हिसाब किताब रखते थे कि कोई भी आदमी उनका हिसाब किताब देखे तो समझ जाए। हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र, विनम्र मतलब पोलाइट, ठीक है, और निश्चल मतलब स्थिर, शांत व्यवहार, बहुत पोलाइट थे, बहुत शांत रहते थे, ऐसा उनका व्यवहार था। और इसी व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। विशिष्टता मतलब एक विशेष सम्मान दे दिया, उनको एक विशेष उनकी पहचान बना दी। कहां, पॉनियर प्रेस में। और बहुत सारी उनकी खासियत थी जिसको आगे बताते हुए लेखक हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, अपना काम खत्म कर, अपना काम समाप्त कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते। अपना काम तो कर ही लेते फटाफट,
और जब वक्त रहता तो दूसरे भी अपने जो उनके कलीग्स थे उनका भी काम लेकर, उनकी फाइलें भी लेकर बैठ जाते थे करने के लिए। और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद, ऑफिस बंद हो जाता, सब चले जाते, लेकिन खुद अकेले बैठे रहते और रात देर तक, मतलब काफी देर रात तक काम में जुटे रहते अकेले ही। सोचो काम के प्रति क्या लगन थी। अब बॉस उनको कैसे निकाल दे ऑफिस में से, जिसके इतनी सारी खूबियां हो कि टाइम पंक्चुअलिटी, समय पर आना, बिफोर टाइम आना, और बहुत देर तक ऑफिस बंद होने के काफी देर बाद तक ऑफिस में रुकना, अपना भी काम करना, दोस्तों का भी काम करना। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। अधिकारियों के भी प्रिय बन गए थे क्योंकि जो उनके सीनियर ऑफिसर थे उनको लाइक करते कि देखो भाई, काम तो प्रताप जी की तरह करना चाहिए। और जो उनके सहकर्मी थे, साथ में काम करने वाले थे, जो उनके कलीग्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो भी उनको पसंद करते थे कि क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अपना काम पूरा वक्त पे नहीं कर पाया तो प्रताप है ना मदद करने के लिए, वो हमारी मदद कर देंगे। तो ये एक भरोसा था। दोनों के प्रिय बन गए थे, दोनों के खास बन गए थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा। घर से ऑफिस जो है 4 मील, 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा होता है, 2 किलोमीटर से कम होता है। ठीक है, तो 4 मील मतलब 1.5 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर दूर उनके घर से रहा हो ये अपना ऑफिस। कुछ कम भी हो सकता है, 4 मील से कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। प्रताप जी, सॉरी, हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जब दूरी की बात करता हूँ, किलोमीटर की बात करता हूँ, तो शायद मेरा अनुमान, मेरा अंदाजा जो है वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो 4 मील से थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा की तरफ, मतलब हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। वे पैदल ही आते जाते थे। प्रताप जी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पैदल जाते थे, आते थे। इस बात के बारे में उन्होंने सोचा, उनके बेटे हरिवंश राय बच्चन ने सोचा कि शायद पैसे बचाने की गरज से ऐसा करते हो कि पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे तो पैसा बचेगा। साइकिल न उन्होंने कभी खरीदी और न उसकी सवारी की। और पहले के वक्त में किसी के पास साइकिल हो तो आज जैसे किसी ने बुलेट रखी हो तो उसका भाई, अरे भाई उसके पास बाइक नहीं बुलेट है। तो वही इमेज जो है पहले के समय में लोगों की होती थी जो अपने पास साइकिल रखते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई। ऑफिस जाने के लिए, जयेश कैमरा बंद करो। दफ्तर के लिए, मतलब ऑफिस जाने के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई थी। मतलब एक यूनिफॉर्म जैसा जो है बना लिया था। और क्या था वो यूनिफॉर्म? जितने दिन दफ्तर में गए, वो जितने दिन ऑफिस गए उसी में गए, उसी मतलब एक ही कपड़े में नहीं, उसी पैटर्न के कपड़े में गए, सेम वैसे ही पहनते थे कपड़ा। क्या क्या? काला जूता, ढीला पजामा, अचकन, अचकन मतलब वो कुर्ते की तरह होता है, शेरवानी होता है, तो अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी। लंबे थे, एकदम स्लिम थे, हाइटेड थे, और कुर्ता और अचकन जब पहनते थे तो बड़े अच्छे लगते थे, खूबसूरत लगते थे। और दुपल्ली टोपी, दुपल्ली टोपी मतलब गांधी टोपी, गांधी टोपी लगा कर रखते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। ठंडी के महीने में मेरी माँ ने जो गुलबंद बनाया था, गुलबंद का मतलब होता है मफलर, वो उलन का रहता है, बड़ा सा पट्टा जो कान में बांधने के काम में आता है, गले में लपेटने के लिए काम में आता है। वो उनके गले में पड़ा रहता था हमेशा। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे।
जब दफ्तर से बाहर जाते थे तो धोती पहनते थे और धोती के ऊपर बंद गले का कोट पहनते थे, वो नेहरू कोट जिसको पहले बोलते थे, कि एकदम गला बंद रहता था और नीचे पैर घुटने तक रहता था कुर्ता। तो वो कोट पहनते थे और नीचे धोती पहनते थे और सिर पर फेल्ट कैप। ये आपने अगर कोई अंग्रेजों की फिल्म देखी होगी, जैसे लगान, तो वहां पर क्रिकेट खेलने के टाइम पे वो जो कैप लगाते हैं अंग्रेज लोग, उसे फेल्ट कैप बोलते थे। वो वह उस समय में फैशन में था। तो लंदन से आती थी ये कैप और बड़ी महंगी बिकती थी। तो फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी, विलायत मतलब विदेश से आती थी और काफी महंगी होती थी। ठीक है, कोई आम आदमी उसको नहीं खरीद सकता था, इतना तो आसान नहीं था। सोचो, काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में होता। जब वो बाहर निकलते तो वो आते हैं ना तारक मेहता में कौन वो छाता लेके चलते हैं, क्या नाम है उनका, हमेशा उनके साथ में छाता रहता है, हाँ, पोपटलाल तो उनकी तरह हमेशा वो भी छतरी लेकर ही चलते थे। तो और मौसम साफ हो, भले बारिश नहीं होने वाली हो, साफ हो और रात हो, तो वे छड़ी लेकर चलते थे। और जैसे बुजुर्ग लोग छड़ी लेकर चलते हैं, तो वो भी छड़ी लेकर चलते हैं, पर पतली नहीं, अच्छी, मोटी और मजबूत छड़ी लेकर चलते थे, मतलब लाठी की तरह। ठीक है, तो लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी। पहले सोचो ना कि पहले का शस्त्र क्या था, घर में लाठी है ना, तो समझ लो। जेबी नगर से कौन है बार बार रेज हैंड कर रहा है? बार बार बोल रहा हूं, समझ में नहीं आता क्या? मैसेज करो ना। अभी रेज हैंड किया ना तो रिमूव कर दूंगा क्लास में से, और मैं देख रहा हूं कौन है बार बार। हम्म, तो लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। उन्होंने कहा कि मेरे घर में भले लंबी लाठी नहीं थी, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने लाठी चलाने की तालीम मतलब ट्रेनिंग उन्होंने लिया था जरूर। और उस एक घटना को उन्होंने बताते हुए कहा, कैसे? कहा कि मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, क्योंकि ये आजादी की पहले की बात है, आजाद होने वाला था देश तभी की बात है। और उस समय जो है ऐसी घटनाएं हो रही थी, जाते जाते अंग्रेज जो है लड़ा के गए हमारे देश को कमजोर करने के लिए। तो दंगे हो रहे थे उस समय। अब उस समय उन्होंने पिताजी के हाथ में लाठी देखी थी, ये बात हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं। ठीक है, यहां से टिक मार्क करके रखो, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि दंगे में क्या हुआ। ठीक है, ऐश्वर्या प्लीज मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में पिताजी ने, यहाँ यहीं से टिक मार्क करके रखो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।